हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दत्त अकेडमी। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे इनकम डिटर्मिनेशन का नेक्स्ट टॉपिक, इक्विलिब्रियम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सिंपल है बेटा, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बेटा इस चैप्टर से मोस्टली प्रोबेबिलिटी चांस होते कि आपका क्या आएगा। इस चैप्टर से आपका या तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आता है या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आता है, ठीक है। या तो ये आएगा, अगर ये नहीं आता तो बेटा एक न्यूमेरिकल आपका कंफर्म है कि जो इस चैप्टर से आएगा ही आएगा, मल्टीप्लायर भी इसी में। तो आते हैं बेटा, सबसे पहले समझते हैं बेटा इक्विलिब्रियम कब होता है, जब एडी और एएस दोनों बराबर होंगे। बेटा पहली अप्रोच है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, जब दोनों बराबर होंगे। ये तो फर्स्ट हो गया। और बेटा एडी को क्या लिख सकते हो, सी प्लस आई, और एएस को क्या लिख सकते हो, एएस को क्या लिख सकते हो, इनकम। बेटा यहाँ पे क्या है बेटा, सी प्लस आई इज इक्वल टू, और एग्रीगेट सप्लाई का मतलब इनकम, और यानी सी प्लस आई इज इक्वल टू इनकम को क्या लिख सकते हो बेटा, सर सी प्लस एस, यानी सी से सी कट गया तो दूसरी अप्रोच क्या हो जाएगी, आई और एस, यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो बेटा पहला कर्व मैं बनाता हूं तो ध्यान रखना भी प्रीवियस में मैंने क्या कर्व बनाया था। सर प्रीवियस में कर्व ये था हमारे पास और कर्व ये था। सर इसमें भी यही कर्व रहेगा। हाँ बेटा, ये एग्रीगेट डिमांड है। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, सी प्लस आई। अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर्व बनाऊंगा तो बेटा ये कर्व बनेगा, और यहाँ पे मैं कंजम्पशन कर्व बनाऊंगा तो वो बेटा मेरा ये कर्व बनेगा, यानी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का दोनों का बराबर। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है बेटा, और ये मेरे पास क्या है, एग्रीगेट डिमांड का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो ये क्लियर हो गया बेटा, सिंपल सी बात है। कर्व क्या बनेगा सर, ये एडीएएस अप्रोच का कर्व है। क्या है बेटा, ये मेरे पास एएस हो गया, ठीक है, और ये मेरे पास एडी हो गया। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब मुझे सेविंग कर्व बनाना है, सेविंग कर्व से बताना है तो बेटा ये मेरे पास एक्स एक्सिस हो गया, वाई। अब इधर मुझे बताना तो बेटा इन्वेस्टमेंट तो मेरी यही रहेगी, इन्वेस्टमेंट में तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसी पॉइंट को बेटा मैं नीचे लेके आऊंगा, यहां से मेरे पास कर्व आएगा। तो ये कर्व क्या हो गया बेटा मेरे पास, इक्विलिब्रियम। सेविंग कर्व इधर इक्विलिब्रियम हो गया, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट और ये ब्रेक इवन पॉइंट है। ये बेटा दो हमारी अप्रोच थी, सेविंग कर्व और इन्वेस्टमेंट अप्रोच, ये हमने बना दिया है। इसके बाद बेटा आगे समझेंगे आगे क्या देगा। अब इसमें बेटा हमें अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम समझना है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होगा बेटा, डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिमांड क्या होगी, कम। तो आ जाते हैं बेटा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में। तो बेटा सबसे पहला कर्व क्या है, देख लो बेटा आराम से। ये जीरो, तो ये बेटा मेरे पास वाई एक्सिस हो गया, ये मेरे पास एडी हो गया। ये फुल एम्प्लॉयमेंट है। मेरे पास अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बना रहे हैं बेटा, एग्रीगेट डिमांड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये मेरे पास बेटा कर्व था, तो ये मेरे पास डिमांड थी, ठीक है। नीचे हम इनकम को डिनोट करते हैं, आउटपुट को इधर एएस और एडी को। और ये इस पॉइंट पे क्या है बेटा, ये मेरा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यानी ये आ जाएगा बेटा। डिमांड क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी, क्वांटिटी क्यू से Q1 आ जाएगी। ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है। बेटा हमारे पास एक्सेस डिमांड होगी, यानी ज्यादा डिमांड हो गई, तो मेरा कर्व किस में शिफ्ट हो जाएगा, सर कर्व तो मेरे पास ये है, ठीक है, और ये ही मेरे पास आ जाएगा बेटा एडी कर्व, ठीक है। अब डिमांड बेटा बढ़ गई, जितना हमने सोचा उससे ज्यादा हो गई, तो ये बेटा कर्व था हमारा इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे आ जाएगा बेटा नया, ये हो जाएगा ये पर। अब इन्फ्लेशनरी गैप क्या होगा बेटा, ये तो एक्सेस डिमांड हो गई और ये डेफिशिएंट डिमांड हो गई। तो जो डेफिशिएंट डिमांड है उसी को डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं, और उसी को उसी पॉइंट पे, उसी डेफिशिएंट डिमांड के टाइम पे अंडर एम्प्लॉयमेंट पे जो कर्व होता है बेटा, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कर्व है, और ये
फुल एम्प्लॉयमेंट से एक्सेस, यानी जितना हमने सोचा उससे ज्यादा डिमांड क्रिएट हो गई तो बेटा ओवर हो जाता है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद बेटा ये जो कर्व है ये सेम कर्व किस में बनेगा, डिफ्लेशनरी गैप में। अब डिफ्लेशनरी गैप क्या है, ये जो बेटा गैप है इसी को क्या बोलते हैं, डिफ्लेशनरी गैप बोला जाएगा, यानी डेफिशिएंट डिमांड। और ये जो बेटा मुझे पॉइंट दिख रहा है ये क्या है बेटा, एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप। एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप है। इन पॉइंटों को भी समझेंगे कि एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है, तो ये मुझे बताना ही था। ठीक है, तो यहाँ से ही हमने कर्व से समझ लिया इन्फ्लेशनरी गैप डिफ्लेशनरी गैप। अब बेटा यहाँ पे फॉर्मूले समझने हैं। अब बेटा पहली कंडीशन क्या थी इक्विलिब्रियम की, y = c + i, यानी जब कंजम्पशन गिवन होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट होगी तो ये बेटा सेकंड अप्रोच है, यानी जब सेविंग गिवन होगी तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है बेटा, 1/1 - MPC, और दूसरा फॉर्मूला क्या है 1/1 MPS, और तीसरा फॉर्मूला क्या है इसका, के का मल्टीप्लायर, के मल्टीप्लायर को के से डिनोट किया जाता है, तो 1/में डेल्टा y/में डेल्टा i। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा y/में डेल्टा i, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो बेटा सबसे पहले आते हैं क्वेश्चंस पे अपने, पेज नंबर 8.48, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है बेटा। अब इसके बाद बेटा हमें एमपीसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मल्टीप्लायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एमपीसी कितना है सर 0.6, ठीक है, और 0.50, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एमपीसी की 1 है। बेटा फॉर्मूला क्या है 1 - MPC, इधर क्या हो जाएगा सर 1/1 - 0.6, 1/0.4, तो वैल्यू आ जाएगी 2.5। के का मतलब क्या है 1/MPC, और इधर दूसरे में क्या आ जाएगा बेटा 1/1 - 0.5, यानी 1/0.5, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2 मल्टीप्लायर की। मल्टीप्लायर का मतलब क्या है कि आप मार्केट में कितना इन्वेस्ट करोगे और कितना मल्टीपल टाइम इकोनॉमी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो खर्चे जितने ज्यादा होंगे इनकम उतनी ज्यादा बढ़ेगी लोगों की, और खर्चे कम होंगे तो इनकम कम हो जाएगी, क्योंकि एक पर्सन का एक्सपेंडिचर दूसरे की क्या होती है इनकम। बेटा कोई भी मार्केट में फोन लेने जाओ, गोलगप्पे खाने जाओ, ठीक है, मोमोज खाने जाओ, खर्चे करते हो ना, सामने वाले की वो इनकम हो जाती है। तो बेटा इसके बाद इन्होंने बता रखा है कि एमपीएस में बताना है। बेटा एमपीएस गिवन है 0.25, गिवन है बेटा 0.25, मल्टीप्लायर की वैल्यू बतानी है, तो सर इधर 0.25 आ जाएगा डायरेक्ट। इसका फॉर्मूला तो दूसरा यही है 1/MPS, तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/में 0.25, तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा 4, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो बेटा इसके बाद आगे आते हैं, अब सर एमपीसी की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, एमपीसी की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे, एमपीसी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे बेटा। बेटा अब हमें फाइंड आउट करना है एमपीसी, तो बेटा एमपीसी फाइंड आउट करेंगे तो सिंपल सा मतलब है सर एमपीसी फाइंड आउट करना है। मुझे क्या गिवन है सर, एडिशनल इन्वेस्टमेंट, यानी डेल्टा आई गिवन है कितना 40, और डेल्टा वाई गिवन है कितना इनकम 100। तो बेटा हमें एमपीसी निकालना है, एमपीसी का फॉर्मूला ये है मल्टीप्लायर के केस में, तो बट यहाँ से तो निकलेगा नहीं, तो पहले मल्टीप्लायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो मल्टीप्लायर का बेटा दूसरा फॉर्मूला तो ये है हमारे पास, तो इधर से फाइंड आउट हो जाएगा, तो बेटा 40/100, 100/40, क्योंकि डेल्टा वाई ऊपर है 40, तो बेटा के की वैल्यू तो आ गई 2.5। अब इधर 2.5 पुट कर दो बेटा, 2.5 पुट करेंगे 1/1 - MPC। अब बेटा इधर आ जाएगा तो 2.5 माइनस 2.5 MPC इक्वल टू 1। अब ये 2.5 इधर जाएगा तो बेटा माइनस का हो जाएगा, तो -2.5 MPC इक्वल टू -1.5। अब ये 0.5 से माइनस कट गया, तो बेटा MPC किसके बराबर हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 2.5। अब इसको कट कर देंगे तो बेटा कितना हो गया 15 डिवाइडेड बाय 25, 5 से कट हो रहा है तो बेटा 3/5, तो इसका मतलब कितनी वैल्यू आ जाएगी
सर 0.6 वैल्यू आ जाएगी एमपीसी की। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 0.6 वैल्यू आ जाएगी एमपीसी की। तो बेटा 0.6 हमने निकाल लिया। इसके बाद आते हैं बेटा, मैंने अभी दो चीजें बताई है तुम्हें, y इज इक्वल टू सी प्लस आई। ये बेटा इन कंजम्पशन गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला, अगर सेविंग गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला। तो बेटा सबसे पहले आते क्वेश्चन गिवन है हमें। क्वेश्चन गिवन क्या है सबसे पहले देख लेते बेटा। क्वेश्चन में गिवन है सर सी बार गिवन है 40 प्लस 0.8y, और मुझे क्या बताना है सर? इन्वेस्टमेंट बता दी, यानी डेल्टा आई गिवन है। कितना गिवन है? 500। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय, तो बेटा कोई बात नहीं, कितना है सर? 500 है। बेटा ये फॉर्मूला हमारा सेम एज इट इज ही रहेगा जो था। डेल्टा हो तो डेल्टा पुट हो जाएगा यहाँ पे सब में, अगर चेंज बोलेगा तो सब जगह चेंज पुट हो जाएगा, अदरवाइज हमारे पास यही रहेगा। तो जल्दी से आते हैं बेटा। अगर इस क्वेश्चन में पूछ ले कि बेटा ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है, सर 40 है ऑटोनोमस कंजम्पशन। अब इसी क्वेश्चन में पूछ ले सर एमपीसी कितना है, तो बेटा एमपीसी भी पता है सर 0.8 है, और तो एमपीसी 0.8 है तो एमपीसी कितना हो जाएगा? एमपीएस कितना हो जाएगा? 0.2। बट हमें क्या निकालनी है सर? इनकम बतानी है। तो बेटा इनकम का फॉर्मूला ये है हमारे पास। तो बेटा जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? सी प्लस आई। अब y c कितना है बेटा मेरे पास? 40 प्लस 0.8y प्लस 500। बेटा 0.8y इधर आ जाएगा, y माइनस 0.8y इक्वल टू 540। अब बेटा इधर कितना बचेगा? 2y। 0.2y इज इक्वल टू 540। अब बेटा इधर y बचेगा तो इधर 540 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 0.2। बेटा 0.2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 2700। कितना आएगा? 2700 आएगा या 2500 आएगा? बेटा जल्दी बताओ कितना आएगा? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सर। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। तो कितना आएगा सर? 540 हो गया। 500 था ना, 540 हो जाएगा। तो बेटा 540 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? बेटा 5 को करेंगे 5 से 2500, 2700 हमारे पास आ जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है सर? डेल्टा। बस इतना ही निकालना है बेटा। कंजम्पशन निकालना था, पहले कंजम्पशन भी निकाल सकते हो, डेल्टा सी भी कंजम्पशन भी निकाल सकते हैं। तो बेटा डेल्टा सी निकालना है तो बेटा कंजम्पशन में पूरी वैल्यू पुट कर दो 40 प्लस, अब y तो मुझे पता लग गया 0.8y, तो बेटा यहाँ पे हम पुट करेंगे तो 40 प्लस 0.8y, और इधर कितना आएगा सर? 2700। 2700 को कर देंगे बेटा 40 प्लस 2700 में से बेटा 540 माइनस करेंगे। कितना? 540, क्योंकि हमें उसका 80% निकालना है। तो बेटा कितना आ जाएगा? 2160। तो बेटा इसका आ जाएगा 2200। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद बेटा आगे कैसे कैसे क्वेश्चन गिवन होंगे? अब मुझे सेविंग फंक्शन गिवन है, ठीक है। सेविंग फंक्शन कितना गिवन है? 100 प्लस 0.8y। अब सर यानी 0.8 का मतलब क्या? एमपीएस गिवन है, एमपीसी गिवन नहीं है। और मुझे क्या निकालनी है सर? इनकम फाइंड आउट करनी है कि इनकम क्या है। और क्या दे रखा है सर? इन्वेस्टमेंट दे रखी है। क्या दे रखी है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितनी है सर? ये तो एस इज इक्वल टू आई होके पुट होगा। बेटा इन्वेस्टमेंट कितनी दे रखी है सर? इन्वेस्टमेंट दे रखी है 1000। तो बेटा इसको सॉल्व कर देंगे, क्या क्या फाइंड आउट करना है। तो बेटा सबसे पहले तो सेविंग निकालनी है, इक्विलिब्रियम लेवल पे इनकम निकालनी है, इक्विलिब्रियम लेवल पर इनकम। तो बेटा इक्विलिब्रियम लेवल पर इनकम निकालते हैं जल्दी से। तो जब भी इक्विलिब्रियम लेवल पे निकालेंगे तो अब सर एस इज इक्वल टू आई, अब क्योंकि सेविंग गिवन है तो बेटा यहाँ पे जल्दी से पुट कर देंगे। सेविंग कितना है मेरे पास सर? 100 प्लस 0.8y, और इन्वेस्टमेंट कितनी है मेरे पास सर? 1000।
सर ये इधर ही रहेगा 1000, ये 0.8y हो जाएगा, और इधर आ जाएगा सर 1000 है तो ये कितना हो जाएगा सर 900, y इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाय 0.8। सर इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 9000, ठीक है। और 9000 को बेटा 0.8 से डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे 0.8 से, तो किस पे जाएगा बेटा ये सर 1 पे जाएगा, फिर 1 और 0 बचेगा, फिर सर 1 पे जाएगा, फिर 2 और 0 बचेगा यानी 20, फिर 2 पे जाएगा, फिर 5, यानी 1125 मेरे पास इनकम आ जाएगी। अब मुझे इनकम आ गई है, मुझे कंजम्पशन निकालना है, तो दो ही तरीके बेटा, या तो पहले कंजम्पशन फंक्शन बना दो। सर ये माइनस था, ये माइनस आएगा तो बेटा ये 1100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1000 की जगह ये 1100 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में होगा 100। सेविंग फंक्शन पता है ना, तो बेटा इसको 1100 को डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे 1100 को डिवाइड करेंगे किससे 0.8 से, तो बेटा कितने पे जाएगा 1 पे जाएगा पहले तो 8, तो बेटा कितना बचेगा 3 और 0 30, 30 किस पे जाएगा सर 3 पे जाएगा, फिर कितना बचेगा बेटा 6 और 0 7 पे जाएगा, और फिर 5, 1375 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये माइनस में होता है, क्योंकि ऑटोनोमस कंजम्पशन सेविंग में माइनस में लिखते हैं, तो बेटा ये माइनस का साइन लगाना तुम्हें जरूरी है, अदरवाइज आंसर गलत हो सकता है। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। सेविंग अब कितनी ले लेते हैं सर 50, माइनस में रहेगा प्लस 0.5y। इन्वेस्टमेंट गिवन है बेटा कितनी 2000, इनकम फाइंड आउट करनी है, तो बेटा s इज इक्वल टू वाई, एस कितना है -50 प्लस 0.5y 2000, तो बेटा y यहाँ पे है मेरे पास 2000 आ जाएगा, 2050 और डिवाइड में 0.5, बेटा कितना हो जाएगा 4100 आंसर हो गया। अब इसी से मुझे अगर मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो मैं मल्टीप्लायर की भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे क्या पता है सर एमपीएस पता है, तो एमपीएस पुट कर दूंगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो बेटा ये भी चीजें हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा ये हमारे इस तरीके से न्यूमेरिकल रहेंगे। न्यूमेरिकल में आपको ये चीज बहुत जरूरी है ध्यान रखनी, ठीक है। इसके बाद आते हैं बेटा, अभी हमने इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप की बात करी थी। तो इन्फ्लेशनरी गैप कब होता है, इन्फ्लेशन कब बढ़ती है इकोनॉमी के अंदर, जब फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा हो, लॉसेस बढ़ रहे हो कंट्री के अंदर, तभी तो कंट्री लोन लेगी, और लोन लेगी तो क्या होगा सर घर पे तो आएंगे नहीं किसी से पैसे लेने, गवर्नमेंट क्या बढ़ाएगी प्राइसेस इंक्रीज कर देगी गुड्स की, तो उससे क्या होगा बेटा इन्फ्लेशन आ जाएगी बहुत ज्यादा। अगर हमारे पास डिफ्लेशनरी गैप यानी मार्केट बहुत ज्यादा डाउन चल रही है तो उसको डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं। अब इनको बेटा दो मेजरमेंट है, एक तो फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी के साथ साथ है बेटा हमारा मॉनेटरी पॉलिसी। अब एक चीज ध्यान रखना कि भाई इन्फ्लेशन है यानी एक्सेस डिमांड है तो उसको नीचे लेके आना है, तो मार्केट में फंड कम करने हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी है तो मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है बेटा मार्केट में पैसे कम करने, और ये टैक्स वगैरह की बात होगी तो यही चीजें समझने, यानी डिफ्लेशन है तो बेटा मार्केट को बढ़ाना है, मार्केट में पैसे अप कर रहे हैं, और इन्फ्लेशन है तो मार्केट में पैसे कम करने हैं। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पे आएगा टैक्स और सब्सिडी। गवर्नमेंट क्या देती है टैक्स देती है, और क्या लगाती है बेटा डिक्रीज इन, गवर्नमेंट अपने खर्चे करती है बेटा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब बेटा बात करेंगे एक्सेस डिमांड की, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है उसको कम करना है, तो बेटा टैक्स बढ़ जाएंगे। जब टैक्स बढ़ेंगे तो पब्लिक क्या करेगी डिमांड कम करेगी ज्यादा करेगी सर कम करेगी, क्यों क्योंकि प्राइस ज्यादा हो जाएंगे गुड्स के, इकोनॉमी अपने आप नीचे आ जाएगी। अब टैक्सेशन पॉलिसी है तो बेटा गवर्नमेंट खर्चे जो करती है उसको भी कम करने पड़ेंगे। सर इससे क्या फर्क पड़ेगा डिमांड पे, एक बात बता, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है इकोनॉमी को बूम करने के लिए, अब इकोनॉमी पहले से बहुत ज्यादा हाई है उसको नीचे करना, तो गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या करेगी कम, ठीक है।
अब मॉनेटरी पॉलिसी पे आ जाते हैं, तो बेटा मॉनेटरी पॉलिसी में दो इंस्ट्रूमेंट्स है, एक तो क्वांटिटेटिव और दूसरे क्वालिटेटिव। तो ये तो बेटा एक्सेस डिमांड के केस में होगा, और डेफिशिएंट डिमांड होगी तो क्या होगा, तो बेटा टैक्सेस कम कर दिए जाएंगे। डेफिशिएंट डिमांड का मतलब क्या, टैक्स कम कर दो, जब टैक्स कम हो जाएंगे तो बेटा प्राइस कम हो जाएगा गुड्स का, और जब गुड्स का प्राइस कम होगा तो लोग ज्यादा बाय करेंगे या नहीं करेंगे, डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, ठीक है, तो डिमांड भी बहुत फास्टली इंक्रीज होगी, तो ये डेफिशिएंट डिमांड में होगा। अब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, तो बेटा क्वांटिटेटिव में सबसे पहले बात करेंगे बैंक रेट की। बेटा बैंक रेट है, ठीक है। क्वालिटेटिव की बात करेंगे नेक्स्ट पेज पे, यहीं पे इसी की बात करेंगे। बेटा सबसे पहले बैंक रेट की है। बैंक रेट बेटा इधर एक्सेस डिमांड है और इधर डेफिशिएंट डिमांड है। अब एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है बेटा, डिमांड बहुत ज्यादा है, उसको कम करना है। कम कैसे करेंगे, मार्केट में पैसा कम करके, फ्लो कम करके। तो बेटा बैंक रेट क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। जब बैंक रेट बढ़ जाएगा तो बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। लोग लोन क्या लेंगे, कम लेंगे। जब कम लेंगे तो मार्केट में फंड भी क्या जाएंगे, कम जाएंगे, डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। अब डेफिशिएंट डिमांड है, डिमांड कम है, इसको बढ़ाना है, तो बैंक रेट क्या कर दो सर, बैंक रेट को कम कर दो। जब बैंक रेट कम होगा तो सब लोग लोन लेंगे, मार्केट में फ्लो बढ़ेगा और बढ़ जाएगा बेटा। इसके बाद बेटा सेकंड पॉइंट आता है रेपो रेट। फर्स्ट है तो ये रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब क्या है, कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेंगे और फिर मार्केट में देंगे। अब आरबीआई ने क्या कर दिया, बहुत एक्सेस डिमांड है, रेपो रेट बढ़ा रखा है। क्या कर रखा है, बढ़ा दिया रेपो। जब आरबीआई से कमर्शियल बैंक को महंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा तो ये ज्यादा पे ही देंगे पब्लिक को। तो जब पब्लिक को ज्यादा देंगे तो डिमांड अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लोग लोन क्या लेंगे, कम लेंगे। डिमांड क्या करनी है, कम करनी है। और यही बेटा कम हो जाएगा रेपो रेट, तो क्या होगा, लोग लोन ज्यादा लेंगे। जब आरबीआई को भी सस्ते में मिल रहा है तो वो भी सस्ते में देगा। इसके बाद आता है बेटा रिवर्स रेपो रेट। क्या, रिवर्स रेपो रेट। अब इसका मतलब क्या है बेटा, अब कमर्शियल बैंक से आरबीआई लोन लेगा। सर आरबीआई को क्या जरूरत पड़ गई, आरबीआई तो सभी बैंकों का बैंक है। तो बेटा आरबीआई को जरूरत नहीं पड़ी, आरबीआई को कोई रिक्वायरमेंट नहीं। आरबीआई क्या करता है, मार्केट देखता है कि बेटा मार्केट को उन्हें अप करना है या डाउन करना है। तो इन्फ्लेशन है तो उसको नीचे करना है, तो आरबीआई ने क्या बोला बैंक से कि भाई एसबीआई और एचडीएफसी, बहुत सारे मल्टीपल बैंक है, तुम क्या करो, पब्लिक को लोन दे रहे हो, कितने परसेंट पे सर, 10% पे दे रहे हैं। इन्होंने बोले 10, सर ही बोलेंगे बेटा आरबीआई, वरना लाइसेंस कैंसिल कर देगा। तो इन्होंने बोला 10% पे दे रहे हैं। तो आरबीआई ने क्या बोला, मैं 20% दूंगा, मुझे दे दो पैसे। रेपो रेट बढ़ा हुआ है तो पैसे कहाँ जाएंगे, आरबीआई के पास। पब्लिक के पास पैसा गया नहीं, तो अपने आप क्या हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि फंड क्या हो गए बेटा, कम हो गए मार्केट के अंदर। और यही रिवर्स रेपो रेट क्या कर दे, कम। तो कमर्शियल बैंक किसको पैसा देंगे सर, आरबीआई को ना देके पब्लिक को देंगे। तो जब पब्लिक को पैसा देंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी बेटा, अपने आप बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया। इसके बाद आता है बेटा ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या आता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो बेटा इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी सिक्योरिटीज वगैरह सेल करती है, डिवेंचर्स, अपने सिक्योरिटीज बॉन्ड्स वगैरह। तो बेटा सेल कर देंगे। अगर पब्लिक को सेल करी तो पैसा किसके पास चला गया, बैंक के पास। और बैंक ने सब तरीके से क्या कर रखी है, रिस्ट्रिक्शन कर रखी है। पब्लिक के पास से पैसा चला गया बैंक के पास, तो बेटा डिमांड क्या हो जाएगी, कम। और परचेज कर लेगी गवर्नमेंट। क्या कर लेगी बेटा, गवर्नमेंट अगर परचेज कर लेती है तो पैसा किसके पास चला जाएगा, पब्लिक के पास, क्योंकि पब्लिक से परचेज की है। तो डिमांड क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। तो ये थे बेटा क्वालिटेटिव, वो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। अब बात करेंगे बेटा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की। किसकी, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो बेटा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास आएंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो बेटा इसमें फर्स्ट आएगा हमारे पास मार्जिन रिक्वायरमेंट।
मार्जिन रिक्वायरमेंट के बाद आएगा बेटा क्रेडिट रेशनिंग, और इसके बाद आएगा बेटा मोरल सुएशन। अब बेटा मार्जिन रिक्वायरमेंट पहले एक्सेस डिमांड में समझेंगे और फिर डेफिशिएंट डिमांड में समझेंगे। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब बेटा कुछ चीज डाउन पेमेंट करके लेते हैं ना, तो जो हम डाउन पेमेंट करें दैट्स कॉल्ड मार्जिन। हमें इतना डाउन पेमेंट करना है, अगर ये डाउन पेमेंट ज्यादा कर दे गवर्नमेंट, अगर डाउन पेमेंट आपको ज्यादा करनी पड़ेगी तो क्या होगा बेटा, इनकम कम होगी ज्यादा हो जाएगी, इनकम बेटा कम होगी ज्यादा होगी, क्या करना पड़ेगा बेटा, डिक्रीज करनी पड़ेगी मार्जिन रिक्वायरमेंट। एक्सेस डिमांड में क्या करनी पड़ेगी, मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर देनी। 90% लोन दे रहे थे ना, 90% लोन, सर उसको अब क्या कर दो, सर कुछ भी 1 करोड़ का घर बाय कर रहे हो, 10 लाख के डाउन पेमेंट के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट कितनी है बेटा, 90 लाख। तो वो क्या कर दी गवर्नमेंट ने, कम कर दी, 50% कर दी। तो लोन क्या देगी अब गवर्नमेंट, कम, तो एक्सेस डिमांड कम हो जाएगी। और यही बेटा ज्यादा हो जाए मार्जिन रिक्वायरमेंट तो आंसर हमारा डेफिशिएंट को कंट्रोल करेगा। क्रेडिट रेशनिंग का मतलब क्या है, गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री डिसाइड कर दी बहुत सारी, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, टाटा इंडस्ट्री हो गई, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कि आप चाहे 1000 करोड़ का प्रॉफिट कमाते हो चाहे लाखों करोड़ का, आपको गवर्नमेंट 500 करोड़ से ज्यादा का लोन नहीं देगी, ठीक है। तो बेटा डिमांड क्या हो जाएगी, एक्सेस डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि डिसाइड कर देगी इससे ज्यादा लोन मिलेगा ही नहीं, चाहे आप कितने भी पैसे कमाते हो। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला, आप रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपका इंडस्ट्री अगर 100 करोड़ भी कमाती है तो भी हम आपको 1000 करोड़ तक का क्या दे देंगे, लोन दे देंगे। इसके बाद आते हैं बेटा मोरल सुएशन। मोरल सुएशन का मतलब है आपके डॉक्यूमेंट फुलफिल होने चाहिए। आपको लोन लेना है तो आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो गवर्नमेंट को अगर लोन नहीं देना तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ा देगी। तो काफी सारे लोग क्या कर पाएंगे, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, तो लोन क्या जाएगा, कम, और मार्केट से फंड क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब मोरल सुएशन, काफी सारे बैंक क्या है, काफी सारी कंपनी आ गई है, स्लाइस है, ठीक है, पोस्ट पे है, ये क्या करते हैं, आपके थोड़ी सी डिटेल डालो, आपको विदाउट डॉक्यूमेंट्स के लोन मिल जाता है। तो जब विदाउट डॉक्यूमेंट्स के लोन मिलेगा तो बेटा डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। तो ये थे बेटा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। अब टैक्स का भी मैंने बता दिया और इसका भी मैंने बता दिया। तो ये बेटा हमारे पास कंप्लीट हो चुका है, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड, इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप अब हम पूरा कर चुके हैं बेटा। हमने न्यूमेरिकल भी कर लिए, ठीक है। तो बेटा एक बार एक दो न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बेटा एक न्यूमेरिकल दे रखा है हमें, सेविंग दे रखी है। सर सेविंग वैसी दे रखी है बेटा जैसा मैंने एग्जांपल लिया था, 0.10 ठीक है। और इन्वेस्टमेंट दे रखी है, सर इन्वेस्टमेंट गिवन है कितनी, 450। बेटा ये आपके लिए होमवर्क है, कर लेना, ठीक है। S इज इक्वल टू आई करके निकलेगा, अभी निकाले हैं बेटा पीछे क्वेश्चन, ठीक है। मैं दूसरा वाला एग्जांपल करा देता हूँ। सर कंजम्पशन फंक्शन गिवन है 100 प्लस 0.4y, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट गिवन है कितनी इसमें, 1000। तो बेटा एक इनकम बतानी है, तो बेटा C प्लस आई वाला फॉर्मूला लगेगा। तो y मैं यही रहने दूंगा, 100 प्लस 0.4y, और इन्वेस्टमेंट कितनी रखूंगा, प्लस 1000। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 0.4y में से 0.4y माइनस करूंगा और इधर कितना आ जाएगा, 1100। इधर कितना बचेगा, y 0.6 बच जाएगा सर, 0.6 बच जाएगा। तो इधर आ जाएगा 1100। तो y को यहाँ पुट करूंगा तो बेटा 1100 डिवाइडेड बाय 0.6। अब बेटा 6 से इसको कट करो, इधर ये आ जाएगा। अब सर इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा बेटा, 11,000 है। कितना है बेटा हमारे पास, 11,000। 11,000 को बेटा 0.6 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है 11,000 को, 0.6 से। तो 11,000 बेटा 11,000 को 6 से ही डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 6 से। तो बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1833.33। ये इनकम आ जाएगी बेटा, क्योंकि ये 0 पॉइंट कट किया तो इधर 0 आ गया। तो 11,000 था,
तो ये हमारे पास आंसर आएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। कोई डाउट आता तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है बेटा, मैसेज छोड़ देना, ठीक है। व्हाट्सएप पे तो आपको बता दिए जाएंगे जो भी डाउट। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ बेटा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है वीडियो। अभी धीरे धीरे बेटा हमने अभी चैनल स्टार्ट किया है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो थी क्योंकि कल आपका एग्जाम है, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग से बहुत सिंपल वे में सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा बेटा, इकोनॉमिक्स का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी और इंडियन इकोनॉमी का। बाय। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में।